हाँ जी, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। नीचे आ जाए, मैं नीचे आ रहा हूँ ड्रैग करता हुआ। अच्छा ये देखें जरा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वीडियो लैंग्वेज। वीडियो लैंग्वेज में लिखा हुआ है इंग्लिश, ठीक है। और टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज जो है इसमें भी लिखा हुआ है इंग्लिश। अब हम जब कैप्शंस में जा रहे हैं, ठीक है, कैप्शन में आपने अक्सर देखा होगा कि उर्दू की कैप्शंस की ऑप्शन नहीं होती है, इवन हिंदी की कैप्शंस की ऑप्शन भी होती है। हिंदी की होती है, उर्दू वाले मैंने तो नहीं देखी, किसी ने देखी है कभी कैप्शन उर्दू में आ रही है? मोस्टली हाँ जी, वो मैनुअल होती होगी। नहीं, कैप्शन उर्दू की कैप्शन कहने का मतलब क्या है? भैया ये नहीं कह रहे कैप्शन नजर आ रही है, नजर आने की बात नहीं कर रहा, ऑप्शन की बात कर रहा। कैप्शन में ऑप्शन देता है उर्दू की, किसी ने कोई वीडियो किसी के पास सी हो कि भाई आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो तो इंग्लिश की कैप्शन चलनी शुरू हो जाएगी। आप इसे उर्दू में कन्वर्ट करो तो उर्दू नहीं आ रहा था, बाकी सारी लैंग्वेज आ रही है। चाइनीज करोगे तो ट्रांसलेशन चाइनीज में लिख के आनी शुरू हो जाएगी। इस तरह उर्दू की कैप्शन जो है वो लिखी हुई नजर नहीं आ रही, बल्कि वो हिंदी की नजर आ रही होती है। अब आप लोगों ने जो मिसाल के तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि हमने उर्दू में सारा लेक्चर दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हम कैप्शन का फीचर यूज करना चाह रहे हैं तो आपने इसको यहाँ से इंग्लिश कर देना। यानी अगर आप कैप्शन का फीचर यूज करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से इसको इंग्लिश कर देना, ठीक है। वैसे तो आपको बड़ा आसान तरीका होता है, अक्सर आपने गाने भी सुने होंगे, 8 सॉन्ग होते हैं ना, उनके ऊपर बड़ी बड़ी कैप्शन बनी जा रही होती है सॉन्ग के साथ साथ, तो वो तो कैप्शन नहीं है ना, वो तो ग्राफिकल कैप्शंस होती है ना, वो ये वाली कैप्शन तो नहीं है। यूट्यूब का कैप्शन का फीचर नहीं है, वो बल्कि ग्राफिक्स है कैप्शन की। वो तो आप खुद से डिजाइन कर सकते हो, फोटोशॉप में, फिल्मोरा के अंदर, प्रीमियर के अंदर खुद से बना के उसमें लग जाते हो। वो वाली कैप्शन की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं जो बिल्ट इन यूट्यूब का फीचर है कैप्शन, उसकी बात कर रहे हैं। सो आपने यहाँ से लैंग्वेज इंग्लिश कर लेनी है। यहाँ से वो आपसे टाइटल और डिस्क्रिप्शन की लैंग्वेज पूछ रहा है, ठीक है। आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन किसमें लिखा हुआ नजर आ रहा है? इंग्लिश में। जब वो उर्दू की सपोर्ट ही नहीं दे रहा तो इसका मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पे उर्दू को सेलेक्ट भी करेंगे तो हमें कोई इसका इतना खास एडवांटेज नहीं मिलने वाला, ठीक है। अच्छा, और आए नीचे जरा, ये लिखा हुआ है कैप्शन सर्टिफिकेट। अगर आपका यूट्यूब चैनल खुला हुआ है तो इस ऑप्शन को देख लें। हाँ जी, हम कह रहे हैं कि हम लोगों को दिस कंटेंट डज नॉट फॉल विद इन द कैटेगरी ऑफ ऑनलाइन प्रोग्रामिंग दैट रिक्वायर्ड कैप्शंस अंडर, ये उनका अपना कोई लॉ है कि कहते हैं इस लॉ के तहत कैप्शंस होती है, तो हमने कहा कि हम उस लॉ में नहीं आ रहे, ठीक है। हमने अपने आप को उसमें से एलिमिनेट करवा लिया, या भी ऑप्शन सेलेक्ट कर, ठीक है। उसके बहुत सारे लॉज हैं, जैसे ऊपर कुछ टीवी के लिए प्रेजेंट हो रहा है, टीवी के ड्रामा वगैरह जैसे चल रहे होते हैं, ठीक है, तो हम उनमें से किसी कैटेगरी में नहीं करते हैं। तो हमने जैसे इसको अपने आप को इस कैटेगरी में ले गए हैं। ये सेकंड लास्ट कैटेगरी है आई थिंक जो सिलेक्ट हुई है, जो मैंने की हुई है इस वीडियो के लिए। ये भी आपको बताने के लिए सिर्फ की थी, अदरवाइज तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, रिकॉर्डिंग डेट, कि किस डेट को आपने वीडियो रिकॉर्ड की थी। आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, और 20 दिनों के बाद भी चेंज कर सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। यहाँ से डेट चेंज हो जाएगी। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, लाइसेंस जी। एक क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्टैंडर्ड लाइसेंस लगा हुआ है, ठीक है, हाँ, कॉपी नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद एक चीज और, इन्होंने अभी लेटेस्ट चीज इसमें एक और आई हुई है, ये देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, अलाउ पीपल टू सैंपल दिस कंटेंट, ठीक है। पहले क्या होता था कि पहले हम वीडियो किसी की डाउनलोड कर लेते होते थे, लगाते थे, उसके बाद कॉपीराइट स्ट्राइक कर, ठीक है। अगर आप अपनी हर वीडियो के साथ इस ऑप्शन को ऑफ रहने देंगे, ऑन करने से क्या होगा कि आप लोगों को अलाउ कर रहे हैं कि वो आपकी पूरी वीडियो या पार्ट की लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन ये अलाउ का मतलब है कि हम इसको ये इजाजत दे रहे हैं, तो हम उनको इजाजत नहीं देना चाहते, हम कहते हैं कोई भी यूज ना करे हमारी वीडियो को, ठीक है। सो हम इस ऑप्शन को ऑफ रखेंगे। इम्बेड का मतलब ये है कि कोई अपनी वेबसाइट्स में, अपने रिसोर्सेज में आपकी वीडियो को इम्बेड करके लगा सके। मिसाल के तौर पर मेरी एक वेबसाइट है, एजुकेशनल वेबसाइट है, तो 5-6 एजुकेशनल यूट्यूब चैनल हैं जिनकी वीडियोस मुझे अच्छी लगती हैं,
मैं उनकी वीडियोस को अपने चैनल पे तो नहीं लगा सकता, लेकिन मैं उनकी वीडियोस को अपनी यूट्यूब वेबसाइट पे ऐड कर दूंगा, इम्बेड करके। ये मेरे यूट्यूब पे एक गैलरी बनी है वीडियोस की, ठीक है। इम्बेड करने का मतलब क्या होता है, कोड के थ्रू आप लगा रहे हो, जैसे सेम में वीडियोस बनी आ रही है ना, यानी आप चैनल से ही नहीं है, मतलब आप उसका लिंक ले लेते हो। अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो आपको उस चैनल का लिंक मिल जाता है, तो इसका मतलब है ऑनरशिप तो चेंज नहीं हो रही ना, ऑनरशिप तो उसी चैनल की रह रही है। आप डाउनलोड करके लगाओगे तो ऑनरशिप चेंज होगी। अगर आप डाउनलोड नहीं कर रहे बल्कि आप इधर से लिंक को उठा रहे हैं, उसी के चैनल से उठा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं ये भी नहीं होना चाहिए, तो आप इस ऑप्शन को ऑफ कर दें। यानी कोई बंदा लिंक्स भी यूज करेगा, तो अगर नहीं करेगा तो ग्रो कैसे करेगा अपनी वीडियो को, ठीक है। ये तो ऑन होनी चाहिए हालात में। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहें कि भाई आप हमारी वीडियो को इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे लिंक से, ठीक है। आपने इसको अपने चैनल पर अपनी प्रॉपर्टी लगाकर नहीं दिखाना, बल्कि ये जब भी कोई बंदा इस लिंक पे क्लिक करेगा तो हमेशा वो हमारे चैनल पर ही आएगा। इम्बेड कर दिया हमने कोड। ये जब हम वेबसाइट, मैं आपको वेबसाइट का थोड़ा सा कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो उसके ऊपर ये आ रही होंगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, एक चैनल खोल के दिखा देता हूँ, वो खोल के दिखा देता हूँ साइट। वेब डेवलपमेंट बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है और डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ये दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो आपको वेब डेवलपमेंट वाला प्लेटफॉर्म से डरना नहीं चाहिए, ठीक है। मैं वेब डेवलपर नहीं हूँ, एक्चुअली वेब डेवलपर नहीं हूँ, लेकिन कई लोगों को मैं कभी वेबसाइट भी बना कर दे देता हूँ, ठीक है। कैसे बना कर दे देता हूँ, जब मेरे आती नहीं है तो, ठीक है। मतलब क्योंकि मैं जब काम करता हूँ तो मेरे पास जितने मेरे क्लाइंट्स हैं उनके सारी वेबसाइट्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, उन्हीं को ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ ना। तो किसी का HTML का प्लेटफॉर्म है, किसी का वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म है, मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म की वेबसाइट्स है ना, ठीक है। तो जब मैं उसको काम कर रहा हूँ तो मुझे एडिटिंग करनी आती है तो काम कर रहा हूँ ना। अगर एडिटिंग करनी नहीं आती है आपको वेबसाइट की, आप SEO कैसे करोगे? अगर आपको बेसिक कोडिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो आप SEO नहीं कर सकते। तो जब आपको ये करते करते इतना आइडिया हो जाता है कि आप अपनी जो आपके पास कंटेंट होते हैं उनको आप कॉपी कर सकते हो किसी और काम के लिए। मतलब मेरे पास एक वेबसाइट है जो एक सर्विसेज देता है, मुझे एक क्लाइंट कहते हैं ना मुझे एक सर्विसेज की वेबसाइट चाहिए, तो वेबसाइट तो मेरे पास है, एक पहले से पड़ी हुई है, मैंने क्या करना है सर, कंटेंट चेंज करना है ना उसका सारा, लोगो उसका उतारना है, उसका लगा देना, सारी चीज़ें तो वही रहेंगी, उस कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर दूंगा, ऐसे ही है ना। मतलब पूरा लेआउट तो नहीं चेंज करके नया बना कर दूंगा, लेआउट बना कर दूंगा तो चार्ज ज़्यादा करूँगा। मतलब एक बंदा जो है, अगर मैं किसी डेवलपर से वेबसाइट बनाऊंगा और मुझे कहे मैं 40,000 लेता हूँ, तो एक वेबसाइट उसने मुझे दे दी, उस वेबसाइट को डिजिटल मार्केटर 3-4 दफा सेल कर सकता है कि नहीं कर सकता? उसके पास आ गया ना कोड, सारा कोड तो उसके पास पड़ा हुआ है। अब वो उसके कलर कॉम्बिनेशन चेंज करके, मेन्यूज आगे पीछे करके, एक वेबसाइट पे 10 मेन्यू 6 मेन्यूज आ गए हैं, ठीक है ना। दूसरी वेबसाइट में उसने मेन्यूज को डिस्प्लेस कर दिया, कम कर दिए, तो वो उसको दे, मतलब आप लोग टेक्निकल तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं कि आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाए। तो कोई अगर आपको कहे कि मुझे वेबसाइट भी बनानी है, तो आप सब पूछ लेते हैं कि भाई कितना बजट है वेबसाइट का, कम बजट है तो खुद बनाकर दे दें, आपके पास कुछ होगी, कुछ भी नहीं होगी तो यार कॉपी कर दो कोई वेबसाइट। वर्डप्रेस से फ्री लेआउट ले, अच्छा वर्डप्रेस से जो चीज़ें फ्री लेते हैं ना उस चक्कर में नहीं है, बहुत ही ठीक चीज़ें। वर्डप्रेस से होस्टिंग लेनी है, प्लग आपको थीम्स फ्री मिल जाएंगे, प्लगइन्स फ्री मिल जाएंगे, थीम्स फ्री मिल जाएंगे, लेकिन आपको होस्टिंग तो लेनी पड़ेगी। होस्टिंग लेनी है, डोमेन लेनी है, थीम्स तो मेरे पास तो जितनी वेबसाइट्स हैं उसमें 80% फ्री थीम्स होते हैं, जिनका हम काम कर रहे होते हैं उनके 80% फ्री थीम्स होते हैं। लेकिन एक और चीज़ बताऊं, जो पेड थीम्स हैं और फ्री थीम्स हैं, इन दोनों की SEO में बहुत फर्क है। पेड थीम्स की SEO बेहतर होती है एज कम्पेयर टू फ्री थीम्स, इसलिए कि उनका लोड बहुत ज़्यादा होता है जो फ्री थीम्स वाले होते हैं। जो पेड थीम्स होते हैं ना उनका लोड कम होता है, यानी वो ऑटो ऑप्टिमाइज होते हैं, उन पर कम मेहनत करनी पड़ती है आपको रैंक करने में। जो लेकिन पेड थीम की जब बात करेंगे तो डॉलर में आपको थीम मिल रहे होते हैं, तो क्लाइंट तो भी देता ना आपको। ये आपने अपने बजट को देखना है कि आपका बजट कितना है, अदरवाइज तो ऑप्टिमाइज तो हो ही जाती है। जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो उस कंपैरिजन में जाकर कह रहे हैं कि जो पेड वाली होती है वो ज़्यादा बेहतर ऑप्टिमाइज होती हैं, वो ज़्यादा
फास्ट चलती हैं एज कंपेयर टू फ्री थीम। जैसे अगर सारे फ्री थीम लगे होंगे, आपने नोट किया होगा कि वैसे तो 73% प्लस वेबसाइट जो है ना वो वर्डप्रेस में बनी हुई है, ठीक है। और अगर हम यूं कहें तो हमें तकरीबन 40% वेबसाइट्स वर्डप्रेस में, अगर हमने एनालिसिस करनी हो कि क्या वर्डप्रेस की वेबसाइट फास्ट होती है कि स्लो होती है, तो 40% वेबसाइट्स स्लो होती हैं। लेकिन उसकी वजह फ्री थीम, बहुत बड़ी वजह उसके फ्री प्लगइन्स होते हैं। अगर आप पेड प्लगइन्स लें, अगर आप पेड प्लगइन्स लेंगे तो कभी भी जो है ना, पहली बात तो ये कि वो जो प्लगइन यूज हो रहे हैं फ्री है, दुनिया भर उनको उठा के बैठी हुई है, ठीक है ना। लेकिन जो पेड होते हैं उसके यूजर्स कम होते हैं एज कंपेयर टू फ्री, सो वो ऑटोमेटिकली हमें फास्ट मिल रही होती है। तो नहीं, आप फ्री को भी एडिट कर सकते हैं, आप फ्री प्लगइन को, फ्री थीम को भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन एडिट करने के लिए तो आपकी HTML बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी HTML स्ट्रांग नहीं है तो आप एडिट नहीं कर सकते। नेट नहीं चल रहा? चल गया। अच्छा, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा था। वेबसाइट क्यों नहीं खुली? मुझे लग रहा है कि स्लो चल रही है। हाँ जी, अब आ गया, ठीक हो गया। ये मैं खोल क्या रहा था, क्या बताने के लिए लाया था आपको, इम्बेड करके कोड जो लगा होता है वो कैसा लगा, ठीक है ना। मतलब इम्बेड का कोड के ऊपर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता। इम्बेड के कोड पर कॉपीराइट स्ट्राइक इसलिए नहीं आता कि वो उसी ऑनर की वेबसाइट होती है, ठीक है। मतलब उसकी ऑनरशिप उसी के पास होती है, वो उधर नहीं खुलेगा नहीं। जब मैं इस वीडियो पे क्लिक करूंगा तो उधर से ही खुलेगा। आए नीचे, वो जूम हमने ज़्यादा बड़ा किया हुआ है। ये डेवलपर की बनाई हुई वेबसाइट, ये HTML प्योर HTML और PHP बेस्ड वेबसाइट है। बट मैं इस वेबसाइट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि देखिए दो लोग कर रहे हैं ना, उसको डिजिटल मार्केटिंग मेरे पास है सारी की सारी, वेब डेवलपमेंट और होस्टिंग किसी दूसरे बंदे के पास है, तो ये प्रोजेक्ट उसके पास है, दूसरे बंदे के पास है। लेकिन उनको मैंने ये कहा हुआ है कि आप अपनी एक वेबसाइट को वर्डप्रेस में लेकर जाएं, एक वेबसाइट को यहाँ से बाहर निकालें। दोनों की इनकी 2-4 वेबसाइट्स हैं, सारी की सारी HTML वेबसाइट। उसके लिए तो आसानी है ना, उसने एक ही स्ट्रक्चर यूज़ किया हुआ है, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके तो चेंज कर देता है वो। मेरा ख्याल है अभी खुला नहीं है नेट की वजह से ना, अदरवाइज ये वीडियोज़ ही हैं जो ऊपर से खुल नहीं रही है सही तरीके से। चलें, बात हम कर रहे थे कैप्शंस की, उसको देख लेंगे, अगर वो खुल के आ गई ना तो देख लेते हैं। आई थिंक अब खुल गया। ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है, मैं आपको मुख्तसर सा बताता हूँ। इसमें ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट क्या है, SEO वाला पार्ट क्या है पूरी वीडियो। ये जो तस्वीरें लगी हुई हैं, इनके साइज़ कैसे होने चाहिए, तस्वीरों के ऊपर जो एट्रीब्यूट्स सेट किए हुए हैं हमने वो कैसे होने चाहिए, हेडिंग स्टाइल कैसा है, जो पैराग्राफ का कंटेंट लिखा हुआ है वो कैसा लिखा होना चाहिए कि टॉप पर आए, लिंक्स कितने होने चाहिए, इंटरनल लिंक्स कितने होने चाहिए, एक्सटर्नल लिंक्स कितने होने चाहिए। मतलब ये सारी मैनेजमेंट है जो हमने यहाँ पे की हुई है। और आपको एक और चीज़ बताऊँ, जो लेटेस्ट गूगल अपडेट है, लेटेस्ट गूगल अपडेट ये कहता है कि आपने बैनर जो है ना अपनी वेबसाइट के टॉप पे नहीं लगाना। लेटेस्ट गूगल अपडेट ये कहता है। बैनर किसे बोलते हैं, ये जो एनिमेट हो रहा है, ये जो एक और विंडो इसके सामने आ गई ना, इट इज कॉल्ड पॉपअप, ये भी गूगल मना करता लगाने। कहता है आपने स्लाइडर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब जो लेटेस्ट है वो ये कहता है कि आपने बैनर नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि आप जब अपनी वेबसाइट पे बैनर लगाते हो तो टाइम लगता है ना उसके लोड होने में। आपने जावा स्क्रिप्टिंग का कोड अपनी वेबसाइट के टॉप पर यूज नहीं करना, क्योंकि जावा स्क्रिप्टिंग का कोड जो होता है, जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है जो इसमें यूज होती है। जावा स्क्रिप्टिंग आपके का कोड जो है आपकी वेबसाइट को स्लो करता है। तो वो ये कहता है कि अगर आपको चाहिए ये स्लाइडर्स, बहुत ही जरूरी आपको लगता है स्लाइडर चाहिए, क्योंकि जब आपकी वेबसाइट लोड होती है ना तो उसका एक पार्ट होता है जो सबसे पहले खुलता है। वो वाला पार्ट जो एक स्क्रीन पे आपको नजर आना है ना, जैसे एक स्क्रीन पे मुझे जो इस वक्त वेबसाइट जितनी नजर आ रही है, इसमें स्लाइडर ने कितनी जगह ली हुई है,
टाइम ज़्यादा लग रहा है ना इसका। वो ये कहता है कि आपने अपनी पहली स्क्रीन के ऊपर वो चीज़ें लेकर आनी है जो फौरी लोड हो सकती है। उसमें आप क्या करें, आप स्लाइडर की जगह मतलब 5 इमेज हैं जो जावा स्क्रिप्टिंग में बने हुए हैं, आप उनकी जगह एक स्टैंडर्ड इमेज यूज कर लो। और फॉर्मेट जो है, मैं उस दिन जो आपसे कहा था कि लेटेस्ट फॉर्मेट कौन सा चल रहा है, वो बात नहीं की नहीं रह गई। आज तक किसी ने नहीं बताया है ना। पहले दूसरे लेक्चर में पूछा था मैंने, वेब पी जो लेटेस्ट फॉर्मेट है ना इमेजेस का, दैट इज वेब पी। वेब पी में तकरीबन आपकी 30 to 40% इमेजेस का साइज और रिड्यूस हो जाता है। ये लेटेस्ट फॉर्मेट है। अगर वो पीएनजी है, अगर वो जेपीजी है, अगर हम जेपीजी और पीएनजी को कंपेयर करें तो हम कहते हैं पीएनजी बेहतर है ऑनलाइन काफी। अब हम ये कह रहे हैं कि सबसे बेटर जो है वो है वेब पी। तो अगर आपकी कोई वेबसाइट बनी हुई है, आप ऑनलाइन भी अपनी जेपीजी को या पीएनजी को वेब पी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए आपके जो नजर आ रहा है हमें ऊपर। चलो आ जाओ। बेसिकली वो ये कहता है अगर आपको स्लाइडर चाहिए, आप दूसरी स्क्रीन पे ले जाएं इसको, मतलब टॉप पे ना रखें। आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो भी एक रैंकिंग फैक्टर है, कितनी अच्छी है। और आपकी वेबसाइट स्पीड डिपेंड कर रही होती है कि आप मोबाइल पे कितने अच्छे नजर आ रहे हैं। हाँ, यही मैं दिखाने के लिए ला रहा था, अब आ गया ना यहाँ पर, यही मैं बताने के। ये इम्बेड हुए हैं सारे, मतलब ये जो है ये बेसिकली YouTube की वीडियो ही यहाँ इम्बेड हुई है। तो यहाँ देखें लिखा हुआ है ना, वॉच ऑन यूट्यूब। ये अगर हम इम्बेड ऑफ कर देंगे, इन्होंने इम्बेड किया है, तो कोई आम बंदा भी आप वेबसाइट बनाकर आप ही इसके सारे एक वेबसाइट बना सकते हो ऑनलाइन एनएमटी के एप्लीकेशन। पता लगेगा जनाब इनकी YouTube चैनल के ऊपर कुछ 50 लेक्चर पड़े हुए हैं एनएमटी के एप्लीकेशन के। ठीक है ना, आप अपनी वेबसाइट बनाएं, उसमें सिर्फ एक गैलरी बना दें और इनके चैनल से ही वीडियोस उठाकर उन्हें इम्बेड करते हैं। आपको तो नहीं कुछ करना पड़ा। उनको फायदा क्या हो रहा है, उनका वॉच टाइम बढ़ रहा है, उनके व्यूज बढ़ रहे हैं, नुकसान कोई नहीं हो रहा, इसलिए कि आपने उनकी ऑनरशिप को चैलेंज नहीं किया होगा। कोई भी बंदा उन्हीं की वेबसाइट पर जाता है। सो इट इज नॉट इम्बेडिंग। ठीक है, कॉपीराइट तो तब होगा ना जब मैं अपने चैनल पर उसको लेकर आऊंगा। मैं चैनल पे तो ला ही ना, मैं तो वेबसाइट पे ला रहा हूं और वेबसाइट पे वीडियो अपलोड तो नहीं कर रहा, मैं वेबसाइट पे वीडियो का लिंक दे रहा हूं इम्बेड करके। ठीक है, अगर मैं वहां से इम्बेड को ऑफ कर दूंगा तो क्या होगा, कोई नहीं यूज कर सकता, यानी कि कोई बंदा इसको लिंक के तौर पर भी यूज नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल ऑफ भी करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट, हम ये कहते हैं शेयर करो। शेयर करने का मतलब इम्बेड करने है ना, भाई तुम इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो। आ जाएंगे वापस। ये भी हो गया, अलाउ पीपल टू सैंपल कंटेंट्स। ये वीडियो है हमारी, ओके। इधर आ जाएं, हम स्टार्स गैलरी वाले पेज में, उधर आ जाते हैं जहाँ हम काम कर रहे थे ना। अब आप जो चीज मैं जितनी करा रहा हूँ उसको उतना ही करना है, और जो चीज मैं कहूँ कि इसको आप एक्सप्लोर करें उसको आपने पूरा एक्सप्लोर करके आना है। जैसे मैंने आपसे कहा है कि आपने कस्टमाइज को एक्सप्लोर करना है, तो आपने कल की क्लास में पूरा कस्टमाइज का जो पेज है, सारे का सारा पेज आपने एक्सप्लोर करके आना है कि इसमें क्या क्या चीजें जो मैंने खुद से बताई हैं आपको, कौन सी चीजें जो मैं कहता आपने खुद देख कर आनी है, और ऐसी कौन सी चीजें जो आपसे नहीं हुई है वो आपने लेकर आकर बतानी कि ये चीज हमसे नहीं हुई, इसको देखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है आपके सारी चीजें नहीं हुई। ठीक है, तो कोई एक आधी चीज आपसे होता नहीं चाहिए, उसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कॉपीराइट भी लगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉपी नहीं, डिस्क्रिप्शन में कॉपीराइट नहीं लगता। ठीक है, कॉपीराइट आपको मोस्टली आपका कॉपीराइट जो आता है वो ऑडियो का, इवन आपकी वीडियो में भी नहीं आता। जैसे आपने अपने चैनल पे कॉपीराइट लगाना हो, हमारे चैनल पे कॉपीराइट, हमारी वीडियोस पे नहीं, वो आपकी वीडियो को क्या मैं सिखा रहा कि कॉपी ना हो, जो भी मैंने बटन दिखाया है ना, वो जब उसको अपलोड करेगा अपने चैनल पे जाके तो वहीं पर ही मैसेज आ जाएगा कि आप इसे नहीं लगा सकते। वो वही एक ऑप्शन, ये वो नई ऑप्शन आई है। पहले ऑप्शन नहीं थी, वो पहले ऑप्शन ये होती थी कि वीडियो चलती थी, सम टाइम YouTube का अपना जो मैकेनिज्म है वो देखता था कि ये कॉपी वीडियो है, और सब टाइम जो ऑनर होता था
वीडियो का, वो देख के क्लेम करता। ये मैं आप इसको थोड़ा सा और आगे लेकर चलें, ठीक है। तो किसी चैनल की वीडियो को कॉपी करके लगवाएंगे और फिर मैं उसका क्लेम भेज दूंगा, फिर आप देखिएगा कि क्या होता है, जो अपने चैनल पे लगाएगा उसे क्या होता है। हाँ, स्ट्राइक है, ठीक है ना। अगर आप किसी चैनल की वीडियो लगाएं, ठीक है ना, अपने चैनल पर, और वो आपको एक मैनुअल स्ट्राइक भेज दे कि ना भी आपने मेरी वीडियो क्यों लगाई, फिर वो आपकी तरले मिलते करता है बाद में, मुझे प्लीज अलाउ कर दें, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे मैंने लगानी है, मुझे अलाउ कर दें। अगर आप उसको अलाउ नहीं करते तो आप एक स्ट्राइक लग जाती है, डेंजरस वाली स्ट्राइक होती है ना, बोलते हैं। यानी इसके एक होती है ना आपकी ऑडियो स्ट्राइक, क्या आपने ऑडियो स्ट्राइक लगाई है, वो चला रहे चल जाएगी, उसकी इनकम उसको जाएगी। लेकिन जो दूसरी स्ट्राइक आएगी ना, कि कॉपीराइट स्ट्राइक जो है ये, वो 30 स्ट्राइक के बाद आपको फारिग कर देगी। और जो अब्यूज की स्ट्राइक आएगी, क्या अब्यूज कंटेंट यूज कर रहे हैं, वो तो आपको पहले वार्निंग मिलती रहेगी, तो उसके बाद फिर 90 दिन के लिए वो कहेगा कि आप अपने चैनल को देखते रहें, बस इसमें कुछ कर नहीं सकते आप। इवन आपको अपलोड रोक देगा अगर आपने कुछ अब्यूज किया होगा अपने चैनल पे। और वो अब्यूज के ऊपर आपको वार्निंग देता है, नंबर ऑफ वार्निंग देता है, नॉट डिसाइडेड के नंबर ऑफ वार्निंग्स कितनी देनी है उसमें, ठीक है। तो ये देख रहा होता है कि आप एक वार्निंग के बाद जब दूसरा काम कर रहे हैं तो किस लेवल का, वो उन वार्निंग के बाद यही कहेगा आपको कि जनाब आपको काफी सारी वार्निंग दी थी कि आप यूँ ना करें, अब आपने कर लिया है, अब आप 90 दिन तक कुछ नहीं करें। और उसके बाद इवन आप यूट्यूब से कॉन्टैक्ट भी कर लें तो यूट्यूब वाले आपको, ये मैंने कॉल की भी हुई है यूट्यूब पर, रिक्वेस्ट भी की हुई है कि जनाब हमारा तो बड़ा एजुकेशनल है, तो ये है न्यूज़ चैनल था हमारा, एक न्यूज़ चैनल था, उसके ऊपर कोई वीडियो किसी टिकटॉकर की लगी थी, आई थिंक वो मीनारे पाकिस्तान वाली थी, ठीक है। तो वो उसी वजह से स्ट्राइक आया। अब वो वीडियो किसी ने अगर पहली दफा लगाई होगी ना, उसको नहीं आई होगी स्ट्राइक, मतलब उसे अगर कोई वार्निंग नहीं मिली हुई, उनकी ऑलरेडी वार्निंग चलने लगी हुई थी, तो वो आखिरी वार्निंग में उन्होंने वो वीडियो लगाई, तो उसके बाद उनका चैनल 90 दिन के लिए बंद हो गया। फिर हमने यूट्यूब से कॉल की, बात की, फोन पे चैट की, चैट करके उन्होंने कहा कि इसमें हमारा मैनुअल बंदा कोई कुछ नहीं कर सकता, ये हमारा एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जो कि 90 दिन के बाद पूरी खत्म हो जाएगी। मतलब किसी के हाथ में नहीं है ये कि वो मैनुअल जैसा प्रिंसिपल आप उसके जाएँ और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे ना कि फेवर कर दें, आपको फेवर मिल जाए, वो कहते हैं हमारा कोई ऐसा नहीं है, ये सारा ऑटोमेटेड सिस्टम है। 90 दिन से पहले आप किसी भी सूरत में बहाल नहीं हो सकते, 90 दिन इसके तकलीफ है। फिर 90 दिन के बाद वो चैनल आया और 90 दिन तक उन्होंने प्रॉब्लम क्या किया हुआ था, उन्होंने कहा था आप कोई नई अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब उन्होंने कोई रेवेन्यू को नहीं था छेड़ा, रेवेन्यू को बिल्कुल नहीं छेड़ा था, उन्होंने कहा था कि आप नई अपलोड नहीं कर सकते। नई अपलोड ना करने का मतलब क्या हो गया कि 3 महीने तक आपके ऊपर कोई फ्रेश कंटेंट नहीं आ रहा, आपके चैनल पर कोई फ्रेश कंटेंट नहीं आ रहा। आप ज़्यादा से ज़्यादा पुराने कंटेंट को ही आगे पीछे कर सकते हो, पुराने कंटेंट को आगे पीछे करने का कोई फायदा नहीं। यूट्यूब जिसकी ग्रो करता है, जिसके थंबनेल लोगों को दिखाता है, वो फ्रेश कंटेंट होना जरूरी है, ठीक है। कई लोग ये भी साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं कि वो अपनी वीडियो को ना अनलिस्ट रखते हैं, ठीक है, 10-15 दिनों के लिए, और लोगों से कहते हैं यार इसको वॉच करो, लिंक भेज दो। वो ये समझ रहे होते हैं कि जब हम लाइव करेंगे तो उसको 500 व्यूज जब मिले होंगे तो देखने वाले को लगेगा कि यार ये वीडियो अभी पब्लिक हुई है, उसके इतने सारे व्यूज मिलते हैं। इस चीज़ से भी यूट्यूब इम्प्रेस नहीं होता। मतलब आपने अनलिस्ट करके इसके लिंक्स भेजने हैं तो यूट्यूब को पता लग गया ना कि लिंक्स किए हुए हैं, लिंक्स के थ्रू वीडियो एक्सेस होने लगी हुई है, मतलब इससे भी कोई फायदा नहीं। मतलब कई लोग होते हैं कहते हैं यार इसको यूँ करो कि आप ये अनलिस्ट ही रहने दो, ठीक है, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करना, तो लोग अनलिस्ट मोड में देखते हैं। फिर आप 10 दिनों के बाद देखते हैं कि यार इसको व्यूज़ हो गए 400, 500, 1000, तो आप इतने व्यूज़ हो गया, अब इसे पब्लिक करो। तो जो नई पब्लिक होने वाला जो इंप्रेशन है उस वीडियो को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लिंक्स के थ्रू लोगों को दिखाना शुरू हो चुके हैं लोगों को, ठीक है। आ जाए वापस। ये तो हम प्रोफाइल में आ गए इनकी, जी दिखाते हो, कार्ड भी आ जाते, उधर भी आ जाते हैं, वीडियो भी आ रहे हैं हम लोग। जी
कैप्शंस की बात कर रहे थे हम, ठीक है। कैप्शंस के लिए मेरा ख्याल है इनकी कैप्शन नहीं करते क्योंकि ये तो क्लाइंट का चैनल है, इसको नहीं छेड़ते जी। इधर आ जाते हैं। सब टाइटल्स, यानी मैं कैप्शन की टर्म यूज कर रहा हूँ, तो बेसिकली हम ऐड क्या कर रहे हैं, सब टाइटल ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं एक सब टाइटल ऐड हुआ हुआ है, ये भी आप लोगों के लिए मैंने ऐड किया था एक टाइटल इसमें। ये कैसे ऐड हुआ हुआ है आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, हाँ जी आप जरा स्क्रीन पर देख लें, और यहाँ पर इसका स्टार्ट लिखा हुआ है कि वीडियो के किस फ्रेम से ये शुरू होगा सब टाइटल लगना, और कहाँ तक ये सब टाइटल जाएगा। क्या लिखा हुआ है मैंने, 30 सेकेंड्स, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला जो सब टाइटल है ये 30 सेकंड तक लिखा हुआ नजर आएगा। हमें सब टाइटल बहुत बड़ा नहीं लिखना चाहिए, हेडिंग की तरह का ही लिखना चाहिए, ठीक है, मतलब पूरी कंटेंट्स इसमें ना आ जाए। हाँ अलबत्ता अगर आपके पास इतना टाइम है कि मैनुअल आप सब टाइटलिंग करना चाहते हैं जी, हो रही ऑन किया था मेरा ख्याल है, हो रही, अच्छा ठीक है। तो इस तरीके से हम सब टाइटल्स ऐड करेंगे। अभी हमने कहाँ तक लगाया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग तक लगाया हुआ है ना, इंट्रोडक्शन 30 सेकेंड्स तक लगाया हुआ है जी। अब एक और ऐड कर दिया मैंने कैप्शन, बिल्कुल इसी तरह पहली कैप्शन भी ऐसी ऐड हुई है, इस तरीके से मैंने भी कैप्शन का बटन दबाया, पहली भी ऐसी ऐड हुई है, और यहाँ पर आप उसको बता रहे हैं कहाँ से शुरू होगी है जी। 33 सेकेंड से मैं अपनी कैप्शन शुरू कर रहा हूँ, यानी कि 30 सेकंड तक पहले वाली कैप्शन चलेगी और 33 सेकंड से दूसरी कैप्शन शुरू होगी। जी मैंने 59 लिखा था शायद, है ना, मैंने 1 मिनट कर दिया उसको पूरा, यानी कि 33 से स्टार्ट होगी। और यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं, ये आपने उसके हिसाब से लिखना है जो आपकी वीडियो चल रही है उस टाइम पर जो बात हो रही है उसके हिसाब से आपने यहाँ पर कुछ टाइप करना है। और अगर आप बहुत सारे लिखना चाहते हो तो सेकंड बाई सेकंड ऐड करते जाओ फ्रेंड्स, जैसे जैसे वीडियो चलती जाए तो देखने वाले को उसकी कैप्शंस नजर आती है। अगर आपने इंग्लिश की वीडियो बनाई होगी, कोई इंग्लिश में बोल रहे होंगे तो उसकी आपको कैप्शंस फेसबुक के ऊपर ऑटो कैप्शंस होती हैं, इवन उर्दू में भी होती है, यानी आपने कोई उर्दू भी की हुई है, जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर हैं जिनका चैनल है वो अपनी तकरीर उर्दू में ही करते हैं, उनकी जब हम वीडियो चलाते हैं कैंपेन में चलाएं या ऑर्गेनिक चलाएं तो उसकी ऑटो कैप्शंस आ रही है, इंग्लिश में आ रही है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है ऐसे। हाउ टू क्रिएट, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, वैसे ही मैंने समझाने के लिए सिर्फ ये लिख दिया आपको। डन कर दिया हमने इसको, आपको नजर भी आ रही है स्क्रीन पे 2 कैप्शंस। तो इस तरीके से आप लोगों ने कैप्शंस लगानी है और इसको सेव कर लेना है। अब ये सेव हो गया, अपडेट होगी तो इसको हम देख भी सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कैप्शंस लगा सकते हैं, कैप्शंस भी मैंने बता दिया आपको। अब आपका क्या काम है, अब आपका ये काम है कि आप लोगों ने अपने अपने YouTube चैनल बनाने हैं। और कल मुझे कोई पता ये ना कह रहा कि हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सा चैनल, ठीक है, आपके जो इंटरेस्ट है उस पर बनाना शुरू करते हैं। इवन आप कुछ नहीं कोई बंदा बना सकता ना, तो डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल क्लास के एक यूट्यूब चैनल बना दो, रोजाना वीडियो बना दिया करो, लड़के हो तो व्लॉग अपना कर दिया करो यहाँ पर, तो रोजाना लगा दिया करो ना। आज भी हम आगे पढ़ने के लिए छुट्टी नहीं किया, पढ़ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, बहुत से पैसे नहीं है इसलिए पढ़ रहे हैं, इस तरह कोई भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है जो मजाक कर रहा हूँ ना, वो सीख रहे हैं ना, तो आप बताएं आज हम लोगों ने ये सीखा है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि बात कर लो यार, कुछ भी कर लो। छोटे छोटे बच्चों को देखो ना क्या कर रहे होते हैं, अनपढ़ लोग कैसे बना रहे होते हैं चैनल अपने, कितने कॉन्फिडेंस से बना रहे होते हैं, मुझे कुछ पता नहीं होता। और इतने लेकिन आजकल यूट्यूब पे ज्यादा कंटेंट है वो जो टेक्निकल स्किल है उसके ऊपर है, जिस तरह वो आप कोशिश छोटे छोटे शुरू आ रही है कि आप ब्रांडिंग कैसे करते हैं। आजकल देखें
अर्निंग का जो बता रहा होता है ना, ऑनलाइन अर्निंग का कोई भी एक तरीका नहीं बताता, सब फेक तरीके बता रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट ज़्यादा होता है कि हम उस तरह के चक्कर में होते हैं, तो हम इसलिए उधर चले जाते हैं और वो हमारी वजह से कमाई करने लगा। ठीक है, अब मैं अगर किसी बंदे से कहूँ कि ऑनलाइन अर्निंग करने का एक तरीका तो ये है कि आप मेरे घर में आना 1000 रुपया लेके, ठीक है, तो मैं आपको आधे घंटे में सिखा दूंगा, सारे 1000 रुपया लेके मेरे घर आ जाओ, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई मैं आपको 2 महीने का गूगल ऐड का कोर्स करवाऊंगा 500 रुपये में, हाँ, तो आप नहीं करोगे, कम पैसों में भी नहीं करोगे, आपको जल्दी पैसे कमाने बेसिकली। तो ये रॉन्ग है ना, आपको चीज को समझना है ये पॉसिबल कैसे है, मतलब ये पॉसिबल कैसे है कि कोई भी बंदा आपको, मेरा अपना बेटा जो है वो दूसरों से 1-2 दफा चला गया सीखने के लिए, मैंने उसे कहा मेरे से सीख लो, नहीं उसने कहा था 500 रुपया दे ये सब कुछ सीख लेंगे, ठीक है। तो नहीं होता ना, ऐसे नहीं है, ये सब कुछ फेक है, ये सब कुछ फेक है। एक दफा मैं खुद भी गया हूँ, आपको बताऊँ, मैं खुद उसके साथ चला गया और हमने जाकर मैं उसके, मैं कहा चलो इस बार मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, कौन सा बंदा मिलकर आते हैं, हम चले गए दफ्तर में, मैं कहा हाँ जी, पर मैं कहा बेटा आपने बात करनी है, मैं सिर्फ सुनूंगा, आपने कहना ये मेरे भाई हैं इन्होंने भी साथ में, उसने सारी इन्फॉर्मेशन उनसे दी। हमने पूछा आप कराएंगे क्या, कहते हैं हम आपको ट्रेनिंग देंगे। मैंने कहा अच्छा चले मिल गई ट्रेनिंग, मैं कहा अब क्या करूँगा मैं, अगर ट्रेनिंग तो मुझे, हम आपको ऐड लगाने सिखाएंगे, फिर आपने इस तरह करना है कि हम आपको मोबाइल नंबर देंगे, आपने लोगों को फ़ोन करनी है और लोगों को फ़ोन करके यही बताना है जो मुझको बता रहा है, ये ऑनलाइन कोर्स है, आप जितने बंदे लेकर आएंगे 1000 रुपये वाले आपको उतना कमीशन मिलेगा, ये ऑनलाइन अर्निंग है। मैं कहा ये ऑनलाइन अर्निंग है। उसके अलावा अगर कोई मेरी तरह का बंदा वहाँ चला जाए, अकेला चला जाए, थोड़ी सी बात करेगा ना तो वो अवॉइड करना शुरू कर देंगे 1 मिनट में। पहले तो वो कहेगा सर ये आप वाला नहीं है, ठीक है, पहले तो ये कह के जान के फिर मैं कहूँगा बताओ बताते क्या, फिर वो कहेगा मैं फेसबुक यूज़ करना सिखाते हैं, क्लासीफाइड ऐड करना सिखाते हैं। अब मैंने एक बार कह दिया जाकर, मैं कहा भाई मेरे तो 10 क्लाइंट्स हैं फेसबुक के, तो आप मुझे दे दो, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, आप मुझे क्लाइंट्स दो सीखने। तो मतलब सब ड्रामा है, सिर्फ उन लोगों के साथ प्ले करते हैं जिनको नहीं पता होता और बहुत सारे लोग पैसे देते हैं। मतलब आप ऐसे तो नहीं ना, एक बंदा देखे वो अलग पर एक बंदा अपनी ऐड चला रहा है, पेड ऐड चला रहा है ऑनलाइन अर्निंग की, इसका क्या मतलब है, कितने पैसे वो कमा रहा होगा इस चीज़ से। आप उसे कॉल करेंगे तो आपसे कहेगा मुझे 1000 रुपीज़ दे दें तो मैं आपको कराऊंगा। अब आप जैसे आप सारा एक सेमिनार सा हो रहा है, ऐसे ही बुला लेते हैं ना, सबको बैठा करके बता देते हैं, तो सबसे 1000 रुपया ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने 10-20 हज़ार रुपया ले लिया, बीच में किसी को फेसबुक थोड़ा सा यूज़ करना सिखा दिया, बस। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेंगे आप फिर आगे से कोशिश शुरू कर देंगे, जिसको होगा क्या मैंने अपना 1000 रुपया तो पूरा करना है ना, किसी एक आधे बंदे को और रेफर कर देगा, चलो मेरे 1000 रुपये तो मुझे वापस आ जाए। नो, आपके साथ भी होगा, बहुत से के साथ कुछ नहीं बताएंगे, हुआ बहुत सबके साथ होगा ऑनलाइन अर्निंग वाला केस, ठीक है। सो ऑनलाइन अर्निंग ये नहीं है, ऑनलाइन अर्निंग ये है जो आप कर रहे हैं ना, ये ऑनलाइन अर्निंग है जिसमें आपको टेंशन भी हो रही है, टेंशन भी हो रही है ना। अरे ये ऐसे तो नहीं है कि ऑनलाइन अर्निंग दफ्तर में आए तो ऑनलाइन अर्निंग शुरू हो गई, मतलब इसमें आपको बड़े एक फेज से गुजरना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रात भर जागना पड़ता है। आप लोग मुझे 2 बजे भी देखते हैं, कोई मैसेज करता है तो मैं उसे जवाब दे देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, काम कर रहा हूँ किसी के प्रोजेक्ट के ऊपर, काम करना पड़ता है ना, फिर लेट नाइट काम करना पड़ता है, मॉर्निंग में काम करना पड़ता है, मतलब हर वक्त काम करना पड़ता है। और आपको मैं बता दूं, मुझे किसी किताब ने नहीं सिखाया, मुझे क्लाइंट ने सिखाया हुआ है। आपको क्लाइंट सिखाते हैं, क्लाइंट से आप सीखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, उसको कुछ नहीं पता, उनको तो शायद ईमेल बनानी भी ना आती हो, लेकिन उसको ये जरूर पता है कि मुझे ऑनलाइन अपने बिजनेस को ग्रो करना है, बस वो बताता है जनाब ये कर दो। मुझे मेरे पहले क्लाइंट ने सबसे ज़्यादा सिखाया हुआ, जो आज भी मेरा क्लाइंट है, तस्वीर है जिनमें कमर्शियल किचन इक्विपमेंट सप्लायर, वो पाकिस्तान में, मतलब मैंने डिजिटल मार्केटिंग को जब देखा, उसके अलावा कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग नहीं करता 2012 में, वो मुझे कहता था कि मुझे ये करना है, जब मुझे कहता था मुझे ये करना है, मैं उस पर रिसर्च करता था कि ये कैसे हो सकता है। फिर अगली वो चाहता था हर 15 दिन के बाद चाइना, कभी इटली कभी चाइना, ठीक है, वहाँ से सामान लेकर आता था। अब वो जब बाहर के कंट्री में जाता था तो वो देखता था कि बाहर के कंट्रीज में बिजनेस कैसे हो रहा है, वो चाहता था कि मैं भी पाकिस्तान में उसी सीन के साथ बिजनेस करूं, तो वो बाहर से आइडियाज लेकर आ जाता था मेरे पास और मुझे कहता था कि हमें ये काम करना है, हमें ये काम करना है। सो आप अपने क्लाइंट से सीखते हैं, आपने किसी क्लाइंट से भागना नहीं है, मतलब ऐसे नहीं कहना कि क्लाइंट मुश्किल होगा। लेकिन आपको बता दूं, अगर आप ऑनलाइन लाइव है, ऑनलाइन आपको जो क्लाइंट मिलना है ना, वो आसान क्लाइंट नहीं मिलना, ऑनलाइन आपको हमेशा मुश्किल क्लाइंट मिलेगा, इसलिए
कि वो उसने सारी अटेम्प्ट कर ली होंगी, इधर उधर घोड़े जुड़ा लिए होंगे, उसे जब कुछ नहीं मिल रहा होगा ना किसी से, फिर वो ऑनलाइन आके ढूंढेगा कि ये काम कैसे हो सकता है। मुझे अक्सर ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कि फंसे हुए काम उनके होते हैं सब, और साफ पता लग रहा था, लेकिन उसमें आपको क्या एडवांटेज होता है, आप उससे मनमाने पैसे ले सकते हैं क्योंकि वो बिल्कुल फंसा हुआ होता है। इवन समटाइम मुझे कह देते हैं कि ना मुझे कल तक ये काम चाहिए, मुझे ये काम कल तक कर दे। अब आप कल तक के पैसे उससे ले सकते हैं। यहाँ पर आपसे कहेंगे नहीं होगा, अगर आपसे कहेंगे ना महीने में होगा तो क्या रहने दो, महीने वाले मैंने बड़े बंदे देख लिए वो टालते ही हैं, ठीक है। तो ऐसे बंदों से आप ज़्यादा पैसे आपसे कहेंगे ठीक है सर मैं 6 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, रोक देते हैं, थोड़ी देते हैं, ठीक है। सो इतना रेवेन्यू हमें चाहिए, आप हमें प्रोवाइड करें, हम आपका टास्क करेंगे। तो आपको ऑनलाइन कभी भी आसान क्लाइंट नहीं मिलेगा। हाँ, आपको आसान क्लाइंट कैसे मिल सकता है, आपको अपने फ्रेंड के रेफरेंस से आसान क्लाइंट मिल सकता है, लेकिन जो ऑनलाइन आपको ढूंढ कर आ रहा है ना वो आसान क्लाइंट नहीं होगा। उसने रिसर्च भी काफी की होगी, उसने प्रॉब्लम भी बहुत सारे फेस किए होंगे, तभी वो आपको उसने ढूंढ लिया ऑनलाइन। ये बिजनेस प्रोफाइल से मिलना है आपको यूट्यूब चैनल से मिलना है, आपको आपके सोशल मीडिया अकाउंट से मिलना है, मतलब ये क्लाइंट आपको इन प्लेटफॉर्म से मिलना है। क्योंकि आखिरी टाइम जो होती है ना लोगों की, वो यहाँ से बंदे ढूंढते हैं। पहले तो वो कह देते हैं कि एक बंदा कहता है यार मैंने भी कराया हुआ काम, ये भाई जमीन से करा लो, ये बड़ा अच्छा काम होता है, वो कह रहे वसूल से करवा दिया काम, वो जब उसका काम ठीक नहीं हुआ। और आप ये भी कहूँ डिजिटल मार्केटिंग का, मार्केटर्स का जो इंप्रेशन है वो भी इतना अच्छा नहीं होता एज ए होल। वो कहते हैं ना पैसे लेके भाग गया हमारे, ठीक है, काम नहीं कर रहा, पैसे ले लिए मुझसे, ठीक है, या काम थोड़ा कर रहा है, उतना काम नहीं कर रहा है जितना उसने हमसे कमिट किया था। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर आप क्वालिटी दे रहे हैं तो आपका क्लाइंट आपसे नहीं जाएगा। मतलब मैं ये कहूँगा मेरा 2012 से क्लाइंट मेरे साथ आज भी लगा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, कितनी चीजें आई हैं, मतलब मैं उसकी रिक्वायरमेंट तो पूरी कर रहा हूँ ना, तभी चल रहा है ना। आपका क्लाइंट अगर आए जाए और वो भी सही फाइनेंशियली स्ट्रांग भी हो फिर भी आ जा रहा हो। एक तो होता है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग भी हो और आ जा भी रहा हो, इसका मतलब होगा कि आप में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, एक होता है कि गरीब आदमी बेचारा कहता है सीजन में शुरू करवा लूंगा, 4 महीने करवाता है, 2 महीने छोड़ देता है, फिर 4 महीने करवा लेता है, वो एक और बात है। लेकिन एक बंदा जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, मतलब जो जसवीर इंजीनियरिंग है उसकी जो एक मशीन है वो 4 लाख की है, एक मशीन है 8 लाख की है, एक मशीन है 16 लाख की है, एक मशीन है 24 लाख की है। बेसिकली वो कौन सी मशीनें बेचती हैं, वो कमर्शियल मशीन बेचती हैं जो रेस्टोरेंट्स में लगी होती हैं, जो कॉफी शॉप्स में लगी होती हैं। सो महंगी मशीन है। ऐसा क्लाइंट आपका एक क्लाइंट आ जाएगा, इसके रेफरेंस से आपको बहुत सारे क्लाइंट्स अच्छे मिल सकते हैं। आपको जाकर से दिखाना होता है जनाब इनकी मार्केटिंग कर रहे हैं, ये मेरे व्हाट्सएप में ये इनका नंबर है, ठीक है, आप इनसे कॉल करें, इनका फीडबैक लें। क्या मैं क्लाइंट कैसे दिखाता हूँ, मैं सबको जाकर पहले अपना व्हाट्सएप दिखा देता हूँ। मेरे जितने मेजर क्लाइंट्स हैं वो सब पिन हुए हैं मेरे व्हाट्सएप पे, और उनके जो ऑनर्स हैं उन्हीं के नंबर उसमें सेव होते हैं। अच्छा ये देखिए, ये जो ट्रिक्स होते हैं ना, ये साइट्स जो है ये दिखाने का आपका क्या मतलब, कॉल भी करता हूँ फिर कुछ चीजें ऐसी होती है बंदे को दिखाना ही काफी होता है। फोटो दिखा के ना यार ये तस्वीर नहीं है, इसके मालिक की फोटो है, ठीक है, ये तो मेरे पास सेव हुआ है, वो इतनी तस्वीर में नहीं जाएगा आपसे, फिर आगे अपना बिजनेस बताएगा आपको, भाई मुझे ये चाहिए, आप क्या कर सकते हैं मेरे लिए। आपको सिर्फ एक ग्राउंड बनानी है छोटी सी, पहले किसी से बात करने के लिए कि अगर कोई और बंदा किसी के पास आया हुआ है तो आप अपने आप को उससे डिफरेंट कैसे करेंगे, क्यों वो आपको सिलेक्ट करे और 2 बंदों को छोड़ दे, आपसे बात क्यों करे, आपसे क्यों इंप्रेस, तो आपको अपना रेफरेंस देना पड़ेगा उसको। अदरवाइज अगर वो कहीं नाम लिंक्स भेज दे तो आप उसके व्हाट्सएप पे उसके सारे सोशल मीडिया के लिंक्स भेज दो, उसका मोबाइल नंबर भेज दो, उसके नाम से कॉल करके पूछना क्या चल रहा है। चलें जी, ये तो हो गया हमारा। अब इसके ऊपर करना है आप लोगों ने काम, और अब हमारा जो अगला टॉपिक है, अब हम जाने लगे HTML के ऊपर, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा मैंने पहले ही एक लेसन में आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज होस्टिंग एंड व्हाट इज डोमेन, और होस्टिंग को हम डोमेन के साथ कैसे अटैच करते हैं ये तरीका भी आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट में। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कंपनी है, डोमेन मैंने एक अलग कंपनी से ली हुई है, और होस्टिंग मेरे पास एक दूसरी कंपनी की। अगर आपके पास एक ही कंपनी की दोनों चीजें होंगी तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, उनकी सर्वर सेटिंग सेम होती है। लेकिन अगर आपके पास 2 अलग कंपनीज होंगी तो आपने कैसे होस्टिंग दूसरी डोमेन में ऐड करनी है, ठीक है, वो आपको मैं लाइव करके बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। मेरे पास इतनी सारी डोमेन है, वो आपको मैं यहाँ पर साथ लाइव कर दूंगा। उसके बाद आपने वेबसाइट्स एडिट करनी है। अभी आज हम बात कर रहे हैं HTML बेस्ड वेबसाइट, यहाँ से बात शुरू कर रहे हैं, ठीक
ठीक है, HTML बेस्ड वेबसाइट की बात शुरू करें। उसके लिए हमें सबसे पहले होस्टिंग का जो सी पैनल होता है उसको देख लेंगे, ठीक है। जो होस्टिंग का सी पैनल होता है उसको देखते हैं। इसमें मैं बिल्कुल काम नहीं करता, सिर्फ डोमेन ली हुई है, प्रोडक्ट में ऐड की हुई है, 2-4 चीजें जो मैं सेल करता हूँ सीजनल, तो इसमें बड़ी होती हैं, खुद ही फोन आ जाते हैं, सिर्फ हमने कैश ऑन डिलीवरी से ऑर्डर करेगा। प्रोटेक्टर्स मैंने जो आपको दिखाया था पीछे लगा हुआ है, तो वो प्रोटेक्टर्स वो पहले मैं बहुत ज़्यादा सेल करता था, मैं सोशल मीडिया से ज़रा कम करता हूँ। और इसके अलावा कैसे नहीं और कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, लेकिन उसमें मेरा इंटरेस्ट कम हो गया, इसलिए उसमें मार्जिन कम होता है, ठीक है। जब वो मार्जिन ही कम हो जाएगा, देखिए आप जब भी सीओडी पर जा रहे हैं और कम मार्जिन वाली प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको सीओडी बारे में नहीं आएगा, कभी भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो सीओडी में आपके पास ज़्यादा मार्जिन की प्रोडक्ट की सेल होती है और फ्रीक्वेंट सेल होने वाली आइटम्स होनी चाहिए ऑनलाइन सेल। ये वेबसाइट है जिसके ऊपर मैं आपको एक्सेस दूंगा, जिसने अपनी कैटेगरी बनानी है यहाँ पर अपनी कैटेगरी बनाए, ठीक है। ऑप्शन दे दूंगा, मिसाल के तौर पर कोई ज्वेलरी का काम कर रहा है, उसकी ज्वेलरी की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट साइड टैब पे अपना ज्वेलरी की वेबसाइट के नीचे वाह ये डबल वन की है, वर्डप्रेस की है, बिल्कुल वर्डप्रेस की, ठीक है। देखिए हम पाकिस्तान में सेलिंग कर रहे हैं, दराज नहीं, वैसे आप देखिए वो डिपेंड कर रहा होता है आपका, आप कहाँ लेकर जा रहे हो, ठीक है। ये हम खुद से लेकर आए हैं। हाँ और कोई और वेबसाइट होती है जिसमें हम काम भी लेते हैं, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं तो भी मैंने आपसे कहा कि मैं तो देख लूँगा, आपने से 2-4 ऐसे लोग मुझे मिले जो इंटर्नशिप करना चाहते हो, जुनूनी किस्म के लोग होंगे, ठीक है। जुनूनी नहीं होंगे तो वो नहीं कर सकते, जुनून होता है ना कोई काम करने का, यार मैंने ये करना है, बस यही करना है, वो मैं ट्रेस करूँ कोई है 2-4 जुनूनी लड़कियाँ और 2-4 जुनूनी लड़के, फ्री हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। देखिए जुनूनी कहने का मेरा मतलब ये है कि वो उनकी प्रायोरिटी पे, टॉप प्रायोरिटी पे ये आ जाएगा तो ही कर सकेंगे। अगर कोई बंदे के जहन में कुछ होकर मैं ये काम नहीं, जैसे मैं आपकी क्लास पढ़ा रहा हूँ तो मैंने प्रायोरिटी पे इसको लेकर आया, मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, तो मैंने अपने 4 घंटे डेडिकेट किए, 4 आवर्स डेडिकेट किए, प्लान करके डेडिकेट किए कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, तो फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया आप लोगों को, ठीक है। अब मैंने वो काम भी करना है, ये काम भी करना है, लेकिन मैंने टाइम मैनेजमेंट किया है चीज़। तो आपको अगर किसी को लगता है कि वो टाइम मैनेजमेंट कर सकता है, तो आपको अगर इंटर्नशिप करनी है तो आपको 3 आप कर सकती हैं, ठीक है दोस्तों। आपको अगर इंटर्नशिप करनी है तो आपको कम से कम 4 आवर्स किसी को देने हैं, और आपको मैं प्रोसीजर बताऊंगा कैसे हो सकती है, क्या ये होम बेस्ड हो सकती है, किस तरह हो सकती है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मैंने कहा था मैं देख रहा हूँ कि कौन से ऐसे लोग हैं, चेहरे कौन से। जब आप किसी जगह काम करने जाते हैं ना, काम करने के लिए आपको पूरे दफ्तर में होने वाले काम नहीं सीखते हैं, आपको काम करने के लिए सिर्फ वो काम सीखना है जो कर रहे हो बस। फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे काम सीख जाते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा ये कि मैं अब आपके पास आ गया हूँ, मुझे ये भी सिखा दे, मुझे ये भी सिखा दे, मुझे ये भी देखिए, इंटर्नशिप सीखने का नाम नहीं है, इंटर्नशिप करने का नाम है, यानी आपको काम करना है। मिसाल के तौर पर मैं किसी को इंटर्नशिप करवाता हूँ, मतलब मैं एक कहता हूँ कि जनाब ये XYZ है, इसको मैंने अपने साथ अटैच कर लिया अपनी वीडियोस ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ठीक है। तो उसको जब मैंने वीडियो ऑप्टिमाइजेशन पे लगाया तो कोई 10 दिनों के बाद वो बोर हो गया, कहते हैं कि एक काम कोई जा रहे हैं मुझसे, होगा ऐसे भी होगा, अगर ऐसे होगा तो फिर इंटर्नशिप, ठीक है। हाँ देखिए, हाँ जब हम किसी को अटैच करता है तो लाजमी बात है, मुझे अगर पता हो कि ये XYZ जो है इस वक्त YouTube के साथ साथ मेरी गूगल एड्स में भी मेरी हेल्प कर सकता है,
मुझे फील होकर ये कर सकता है, ये नहीं है कि मैंने मेहनत करनी है अपने 4 घंटे भी फील करने हैं, ठीक है। आपको कोई भी बंदा इंटर्नशिप देगा तो उसको थोड़ा इंटरेस्ट तो होगा ना, तो मेरा कोई लोड लेगा। ये तो नहीं है कि मैं रोजाना एक इंटर्नी को 4 इंटर्नी रखूँ, ठीक है, और 2-2 घंटे के साथ ग्रुप के ऊपर लाइव करूँ, मैं बातें कर रहा हूँ, तो मैं उन 2-4-6 घंटों में अपना काम नहीं कर सकता हूँ। सो इसलिए जब भी कोई आपको काम देता है तो इसलिए पार्टली काम शुरू होता है कि पहले आपको एक काम में एक्सपर्टीज लेवल पर ले जाते हैं कि हाई पीक पर आप चले जाएं, उसके बाद आप दूसरा काम शुरू करें, ठीक है। तो ये जो आपकी वेबसाइट है इसके ऊपर आपने अपने प्रोडक्ट्स लगाए नहीं प्रेस नहीं होना, ये प्रोजेक्ट नहीं है, वेबसाइट ऊपर चलिए मैं बताऊं तो अपन अच्छा मैं बेसिकली जिसको जिस मकसद के लिए बनाया था ना उसके लिए टाइम नहीं मिला, तो बनाया इस मकसद के लिए था कि इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीज़ें सेल करेंगे, सेल करने के साथ साथ जब हम किसी को कोई ऑर्डर भेजा करेंगे, साथ में गिफ्ट भेजा करेंगे, छोटा मोटा, मतलब इस बेस के ऊपर इसका नाम चुना रखा, ठीक है। लेकिन बाद में मसरूफियत इतनी ज़्यादा हो गई कि इसको हमने छोड़ दिया। वैसे मैंने कुछ लोगों को ये प्रोजेक्ट भी दिया था, ये प्रोजेक्ट भी दिया था, मिसाल के तौर पर क्या प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को आप लोग भी देख सकते हैं कि ऐसी शॉप लाहौर में, ऐसी शॉप जिनकी वेबसाइट नहीं है, ठीक है ना, आप उनसे कहें नाम ये एक वेबसाइट है, इस पे आपकी सारी चीजें लग जाएंगी, आपने मंथली इसका इतना रेंट है, मतलब इतना रेंट नहीं होना चाहिए कि जिसको पता लगे कि वेबसाइट बन जाती है, नॉमिनल रेंट, लेकिन क्लाइंट नंबर ऑफ क्लाइंट ज्यादा हो, लेकिन नंबर ऑफ क्लाइंट्स ज्यादा हो, लेकिन आप ऐसे बंदे को जो वेबसाइट का बजट अफोर्ड नहीं कर सकता, उसे कि भैया आप एक दुकान पे ये चीजें बेच रहे हो तो हम इसको इंटरनेट पे लगा देते हैं, तुमने कुछ नहीं करना, तुमने हमें अपनी चीजें दे देनी है, लगाएंगे हम, तुम्हें तुम्हारा ऑर्डर आएगा तो तुम्हें मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप पे, वही नंबर का पता लगा हुआ ये कोई मेंटली मैनेज तो कर रहा होगा कि नहीं होगा, कि सब उनको ही दे दें। ये भी हो सकता है कि हम शॉप को दे दें, ये भी की जा सकती है, ऐसे नहीं है कि नहीं की जा सकती, ठीक है। हाँ अकाउंट बन सकते नहीं जा सकते, लेकिन इसका हमें कोई फायदा नहीं है, हमने चीजें अपने हाथ में रखनी है ना, चीजें अपने हाथ में रखनी है तो देखिए बात तो ये है ना कि आप एक वेबसाइट से कितने कमा सकते हो, कितने सारे तरीके हैं कमाने के, मतलब एक वेबसाइट पे आप अपनी प्रोडक्ट लगाएं, इस वेबसाइट पे आप दूसरों की प्रोडक्ट लगाएं, आपकी वेबसाइट पर अगर सिर्फ आपकी प्रोडक्ट है तो एक ब्रांड है, जब आपकी वेबसाइट पर नंबर ऑफ ब्रांड होंगी तो ऑप्टिमाइजेशन बढ़ जाएगी, मतलब आपके पास एक क्लाइंट की चीजें लगती हैं, वो पता लगता है हर 4 दिन के बाद एक नई चीज आ रही है, आपके पास 10 क्लाइंट चीजें लगा रहे हैं, आप उसको मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास 50 क्लाइंट्स हो जाएंगे, जैसे दराज है इतने सारे लोग एड्स लगा रहे हैं, और इस तरह की जो वेबसाइट है उसकी ऑप्टिमाइजेशन एसईओ के बगैर भी बहुत अच्छी हो जाती है, सिर्फ आप लोगों ने उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका टाइटल लिखना होता है, लेकिन एसईओ की होती है चीज़, ये वर्डप्रेस की वेबसाइट एसईओ होती है। इवन इधर से हमारे पास ऑर्डर आते थे, मेरी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे भी प्रोटेक्टर का बना हुआ है अकाउंट, लेकिन इधर से भी हमें ऑर्डर आते हैं, कई लोग होते हैं जो सर्च कर रहे होते हैं, सर्च करते करते वेबसाइट पर वो आ जाते हैं, तो वेबसाइट से जाते हैं, लेकिन मैं इस पर कोई काम नहीं करता, बिल्कुल ऐसे ही पड़ी हुई, इसलिए मैंने आपसे कहा कि इस पर अगर आप लोग काम करना शुरू करें चाहे तो कोई भी इस पर काम कर सकता है, अपनी प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं। फिलहाल ये तो हो गई ये चीज़, मतलब इसमें फुल ऑप्शन है, ये ओपन एक ऐप हमने बनाया हुआ है, ई कॉमर्स की साइट है ये, मतलब इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है कितनी प्रोडक्ट्स आपने ऐड करें, जितनी मर्जी इसमें ऐड कर दें, लेफ्ट साइड पे अपनी कैटेगरी बनाएं, कैटेगरी के अंदर अपनी 10 प्रोडक्ट लगा दें, 20 लगा दें, 50 लगा दें, आप जितनी भी बेचना चाहें, ठीक है। तो इसका फायदा क्या है कि आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट, और जिन लोगों की ऑलरेडी ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये उनके लिए आइडिया भी है कि वो अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट से अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट भी उस पर अटैच करके सेल कर सकते, उसकी उनकी सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ने से ज्यादा उनकी ट्रैफिक बढ़ेगी, उनको जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ट्रैफिक है, क्योंकि सेल के साथ साथ उनकी ट्रैफिक बढ़ेगी, इसलिए कि कोई भी बंदा आपकी इस प्रोडक्ट से आकर जो भी आएगा उसके क्रेडेंशियल्स तो मेरे पास आ जाएंगे ना। अगर इस वेबसाइट के ऊपर एक महीने में 200 ट्रांजैक्शन होते हैं, जिनमें से मुझे लगता है कि इसमें से 5 ट्रांजैक्शन मेरे थे, लेकिन जो बाकी के ट्रांजैक्शन हुए हैं वो तो किसी और की वजह से हुए, लेकिन सारे क्रेडेंशियल मेरे पास आ गए, कौन है क्लाइंट, उसका मोबाइल नंबर भी मेरे पास आ गया, तो मैं रीटारगेटिंग करने के लिए इसको यूज कर सकता हूँ अपनी ही प्रोडक्ट के लिए, बिल्कुल सर, ठीक है। मतलब बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं, आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक ज़्यादा है, आप इसके ऊपर ऐड लगा सकते हो, आप ऐड से अर्निंग कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट से अर्निंग कर सकते हैं, ऐसे अर्निंग कर सकते हैं, स्टार्ट में यही होता है ना, आप बना लीजिए आप
ऐप पे इश्तिहार इतने जरूरत है कि आपकी दूसरी अर्निंग इतनी नहीं होती जितनी इश्तिहारों से अर्निंग हो रही है। अच्छा जी, आ जाए अब जरा इसी का मैं खोलने लगा था सी पैनल। ग्राफिक डिजाइनर तो बैठा हुआ है आप में से, आप खुद क्या हुआ ग्राफिक डिजाइनर, मुकम्मल ग्राफिक डिजाइनिंग किया बना कौन आप में? इसका कैसा होना चाहिए वो लोगो, जो अच्छे ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं इसका लोगो आइडिया जैसे सुबह पीछे लिखा हुआ है ना, तो हम कहते हैं इसका एक लोगो होना चाहिए जो रिप्रेजेंट कर रहा हो। ये एक वैसी असाइनमेंट के तौर पर आपको दिया है। ये आपको मैं सी पैनल दिखा रहा हूँ। आपने अगर कभी किसी से होस्टिंग बाई की और शेयर होस्टिंग बाई की हो तो आपसे सी पैनल शेयर नहीं करेगा, इसलिए वो नहीं करेगा, वो आपसे कहेगा भाई मुझे देने आपके फायदे में अपलोड कर दूँगा। आप जब भी डोमेन परचेज करें आप होस्टिंग हमेशा आपकी बाई करें, कभी भी शेयर होस्टिंग में ना जाए। एक तो आपका डाटा सिक्योर भी होता है, एक वो जो बंदा होता है उस बंदे को 20-25 लोगों से डाटा लेके बाई होस्टिंग बड़ी होस्टिंग जिसकी होती है वो एक ही होस्टिंग में सबको घुसाया होता है। तो आप अपनी ब्रांड के लिए ऑनलाइन GoDaddy पे जाओ, IT नीड्स पे जाओ, बहुत सारी वेबसाइट है, वेब सोल पर जाओ। मेरे पास जो अच्छी होस्टिंग है, एक वेब सोल की है, सर्वर सीक की है, अरे ये महंगी होस्टिंग है, लेकिन फास्ट बड़े कितना चार्ज करेंगे ये अब इतना मुझसे ना मुझे यार मैंने नाम बता दिए तुम्हें कंपनियों के। अब तो ये यही तो चीज़ है सीखने वाली, ठीक है ना। यहाँ पे जो बातें शेयर करूँगा अभी दिमाग से खत्म हो जाएंगे। अब आप देखो तो मैंने नाम दिया ना कंपनी का, मैंने कहा वेब सोल, मैंने कहा सर्वर सीक, मैंने कहा GoDaddy, नाम लिए। अब क्रॉस कंपैरिजन तो आप करो ना खुद से जाके। सर आपकी उसकी तो सारी प्रोडक्ट्स आपको स्टॉक आ रहे हैं।